So students, today we are going to start with the new topic, that is insurance. Let's see the meaning first. Insurance is a means of protection from financial loss. कोई भी फिनेंशियल लॉस, पैसे का जो लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है इंश्योरेंस। मतलब ये एक फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। प्राइमरीली इट इज़ यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिजेंट और अनसर्टेन लॉस। ऐसा लॉस जो हमको पता नहीं है होने वाला है। तो इंश्योरेंस होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, जहाँ पे इंश्योरर एग्री होता है कंपनसेट करने के लिए इंश्योर्ड को जो भी लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट वो कंपनसेट करेगा। इंश्योर्ड जो है उसको पे करना पड़ता है एक सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। ओके, अभी ये बेसिक टर्म्स है, इंश्योरर, इंश्योरड, this words I am using, but what actually it means. Understand the terms properly so that ये word जहाँ पे भी आगे explanation में आएगा आपको समझना चाहिए that who is insurer, who is insured, what is premium policy, etc. So the first one is students, insured वो ऐसा पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉस, जिसको लॉस से प्रोटेक्ट किया गया है। सो इंश्योर्ड इज नोन एज एश्योर्ड। इसको हम लोग एश्योर्ड वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये बोलेंगे जो पॉलिसी निकालता है इंश्योरेंस की, ही इज़ द इंश्योर्ड, और हम लोग उसको लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के केस में बोलते हैं एश्योर्ड। देन कम्स इंश्योरर, द फर्म या फिर पर्सन कोई भी जो एग्री होता है कंपनसेट करने के लिए इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉस फॉर अ कंसिडरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरर। द इंश्योरर को हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के केस में बोलते हैं एश्योरर, बिकॉज ही इज बाउंड टू गेट द सम एश्योर्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और द नॉमिनी विल गेट द सम एश्योर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। देन कम्स प्रीमियम, the consideration for which the insurer agrees to insure the insured. प्रीमियम मतलब ऐसी एक अमाउंट जहाँ पे इंश्योरर एग्रीज हुआ है इंश्योर करने के लिए द इंश्योर्ड। सो इट इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ठीक है, दैट इज़ वो अमाउंट जो इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करता है, दैट इज़ द प्रीमियम। पॉलिसी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों के बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। इट कंटेन्स, उसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के। क्लेम एक डिमांड है जो इंश्योर्ड करता है इंश्योरर को कंपनसेट करने के लिए लॉस, कोई भी चीज़ की वजह से लॉस हो जाता है, ड्यू टू दैट ही कैन कंपनसेट, सो ही इज डिमांडिंग फॉर दैट लॉस। प्रपोजल एक रिटर्न रिक्वेस्ट इंश्योर्ड देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रपोजल। सब्जेक्ट मैटर, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट या फिर एंटाइटी, जैसे किस चीज़ का आप इंश्योरेंस कर रहे हो, लाइफ का, प्रॉपर्टी, कार्गो, शिप एक्सेट्रा, विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द पॉलिसीज टेकन, जो पॉलिसी के थ्रू आप उसका इंश्योरेंस निकाल रहे हो, वो उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट मैटर। ओके, सो दिस वे द टर्म्स, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू वॉट आर द टर्म्स। अभी आगे जहाँ पे भी ये टर्म्स आई, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। नाउ लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स है। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सारे टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज मस्ट हैव गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दे शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली, कम्प्लीटली और करेक्टली डिस्क्लोज करना है, कोई भी चीज़ें छुपा कर नहीं रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योर्ड को प्रोवाइड करना है कंप्लीट, क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी, टू द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एंड टू द इंश्योरर ऑल्सो। सिमिलरली इंश्योरर को भी प्रोवाइड करना है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसमें फेल हो गया वो पर्सन प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट और करेक्ट क्लियर इन्फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पर, मिस्टर शांतनु हैज़ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ये पर्सन ने पॉलिसी लेने के टाइम पे बताया है
कि इसको मतलब इसने नहीं बताया है, डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसकी हार्ट सर्जरी हुई थी। अभी डेथ होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी को ये फैक्ट पता चलता है कि ये पर्सन का तो हार्ट ऑपरेशन हो चुका है। सो इसने क्या किया है, प्रोवाइड नहीं किया है करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब भी पॉलिसी निकाला है तभी, तो इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर देंगी उसको टू गिव द कंपनसेशन टू हिज फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे नॉन सेटलमेंट हो जाता है। सो अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। मतलब इंश्योर्ड जो है ही मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उसको उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेंस के। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पुट द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर वो नॉन एग्जिस्ट रहा सब्जेक्ट मैटर तो वो क्या हो जाएगा, इट विल पुट हिम इनटू द फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि एग्जांपल, एक पर्सन जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है, उसकी ओन लाइफ में या उसकी प्रॉपर्टी में, है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो वो उसी का इंश्योरेंस निकालेगा। बिजनेसमैन है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है, इन गुड, जो भी डील करता है वो प्रॉपर्टी और बिजनेस में। सो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इट रिफर्स टू लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी या फिर एश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजिशन इन विच ही वॉज इमीडिएटली प्रायर टू हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। मतलब ये जो पॉलिसी, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है कि ये गारंटी देती है, एश्योरेंस देती है कि जो पर्सन लॉस होने से पहले उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वही पोजीशन में वो उसको पुटअप कर देगा आफ्टर द इवेंट हैज़ टेकन प्लेस। बट ये प्रिंसिपल सिर्फ एप्लीकेबल है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। देखो ध्यान रखो, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? बिकॉज लॉस जो लाइफ का होता है इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स एंड इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो इंश्योर्ड जो है उसको एक्चुअल सम एश्योर्ड को पे करेगा, किसको? अमाउंट, नॉमिनी को, राइट। सो अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर एग्रीज, sorry students, just let me come back to the page. Yes, we were at the topic insurance, right? This time coming back to the page. Yes, okay. So under this principle इंश्योरर जो होता है एग्री करता है कंपनसेट करने के लिए इंश्योर्ड को एक्चुअल जो लॉस सफ़र हुआ है वो। तो अमाउंट जो होती है ना एक्चुअल कंपनसेशन की, इट इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एश्योर्ड और द लॉस, जो भी उसमें से लेस होंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, प्रॉपर्टी एक इंश्योर्ड इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ₹2 लाख, 2 लाख की प्रॉपर्टी इंश्योर की है और लॉस हो गया है आग लगने की वजह से सिर्फ 1 लाख का, तो इसमें से लेस कौन सा है? 1 लाख। तो ये टाइम पे इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर 1 लाख। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। As per this principle, after the insured is compensated for loss due to damage of the property insured, then the right of the ownership of such passes on to the insurer. Loss होने के बाद, loss compensate होने के बाद वो ओनरशिप वापस से किसके पास चले जाएगी? इंश्योरर के पास। ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है ओनली कब? जब डैमेज होती है प्रॉपर्टी एंड एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। सी एग्जाम्पल इज गिवन, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिस्टर ए ओन्स 2 व्हीलर, मतलब मिस्टर ए के पास 2 व्हीलर है,
द व्हीकल जो है उसकी स्टोलन हो गई है एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए ने फाइल किया है कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन में. अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेटेड फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल. लेटर ऑन क्या हो गया, स्टोलन व्हीकल जो है इट वॉज रिकवर्ड बाय पुलिस. ये सिचुएशन में जो ओनर ऑफ द व्हीकल जो है वो उसको ही विल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सबरोगेटेड दैट इज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप राइट ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर. सो इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल. मतलब अब वो पर्सन उसको स्क्रैप में डाल देगा या उसको सेल कर देगा, क्योंकि ए को तो कंपनसेशन मिल गया, अब उसका कोई ओनरशिप राइट नहीं रहा. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी में वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर. सेम रिस्क है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, बट पॉलिसीज ज़्यादा है. ये प्रिंसिपल में इंश्योर्ड क्लेम कर सकता है कंपनसेशन ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस ईदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल इंश्योरर्स. So if one insurer pays full compensation, then the insurer can claim proportionate amount from other insurers from whom insured has taken policy. See, you will understand by the example properly. जैसे यहाँ पे दिया है मिस्टर साइली इंश्योर्ड, उसने की है अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस फॉर ₹2,50,000 विथ 2 इंश्योरर्स, 2 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में. एक टी कंपनी है जिसमें उसने ₹1,00,000 का इंश्योरेंस की है, और एक आर कंपनी है जिसमें उसने 1,50,000 का किया. बराबर, 2,50,000 की प्रॉपर्टी थी, 1,00,000 टी इंश्योरेंस कंपनी एंड 1,50,000 आर इंश्योरेंस कंपनी. अभी मिस्टर साइली की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई और उसका लॉस हो गया ₹1,20,000 का. अब बोथ इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स एक्चुअल लॉस, दैट इज 1,20,000. तो कंपनी टी पे करेगी 48,000 और कंपनी आर पे करेगी 72,000. ऐसे करके इसका 1,20,000 हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई, उसको ट्राई करना चाहिए कि अपनी लॉस जो है उसको मिनिमाइज कर सके वो इवेंट पर. ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल जो भी एवरी पॉसिबल मेजर्स ले सके, नेसेसरी स्टेप्स ले सके, कंट्रोल कर सके लॉस को. So it is the responsibility of insured to protect the property and to avoid loss. जैसे एग्जाम्पल, एक हाउस है, एक घर है मिस्टर जयंत का, और उसमें आग लग गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. ये केस में मिस्टर जयंत जो है ही कैन नॉट रिमेन पैसिव एंड ही मस्ट, ऐसे मतलब खड़े रह के देख नहीं सकता है वो कि हाँ यस इसका तो इंश्योरेंस है अभी तो मिल जाएगा, नहीं. ही मस्ट ट्राई हिज बेस्ट ताकि वो अपने घर को बचा सके फायर से. So Mr. Jayan must be active and cannot watch his house burn just because house is insured. Okay, so he should try to minimize हो सके loss. Then comes principle of causa proxima. Principle of causa proxima का मतलब होता है when a loss is caused by more than one causes, then proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. The property is insured against some causes and not against all causes. In such case, the proximate cause of loss is to be found. जो उसका मेन लॉस किस वजह से हुआ है ये उनको फाइंड आउट करना रहेगा. Wait, students, by mistake the page has been gone. Let me come back to the page. Here, okay. So in this case, so if the proximate cause is the one which is insured against the insurance company is bound to pay compensation and vice versa. See, I'll let you know by the example what this means. A house was insured against the risk of theft.
एक घर था जो इंश्योरेंस उसका किया गया था, ताकि अगर रिस्क है उस घर में किसी चीज़ का चोरी होने का, उसके लिए इसका इंश्योरेंस निकाले थे. सो देर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स. मतलब चोरी तो कर लिया वो पर्सन ने, बट चोरी करके जाने के बाद उसने क्या किया, घर को आग लगा दिया. नाउ देर आर टू केसेस ऑफ लॉस. अब दो केसेस है ना लॉस के, एक तो चोरी हुई और एक आग लग गई. एंड द नियरेस्ट कॉज वॉज लॉस ऑफ फायर. नियरेस्ट कॉज उसका क्या है कि आग से ज़्यादा नुकसान हो गया. सो एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड नॉट बाय फायर, मतलब उसका इंश्योरेंस किया था थेफ्ट के लिए, फायर के लिए नहीं. सो द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर. मतलब फायर से जो जो लॉस हुआ उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसको कंपनसेशन उसका मिलेगा जो चीज़ें उसकी चोरी हुई. ओके, so these are all the principles. Thank you.